नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSPH डिजिटल क्लासरूम। बच्चों, आज का जो लेक्चर है ये एक्सपेरिमेंट्स अपने बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ना ही ये NCERT के सिलेबस में है। तो काफ़ी लोगों को डाउट आएगा कि सर फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये। बट बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट के जो एप्लीकेशंस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो हमारे सिलेबस में ज़रूर है। एंड हेंस वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप और एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है वो समझना बड़ा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व होंगे। सो 3 एक्सपेरिमेंट आज के लेक्चर में हम बच्चों देखने वाले हैं। द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, मेल्डीज एक्सपेरिमेंट and resonance tube experiment. So now before we enter into the experiment, let us have a quick recap of what we saw in the previous lecture. काफ़ी लोगों को इमेजेस देख कर कैसा लगेगा, सर ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं था प्रीवियस लेक्चर में। हाँ जी हाँ, बट इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद द स्टडीज़ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। याद आ रहा है? यस। सो द लेफ्ट हैंड साइड में जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेदर इट इज़ अ गिटार, वीणा, सितार, वायलिन, इसको हर्प कहते हैं, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, दीज आर वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स में मेटालिक स्ट्रिंग लगी हुई होती है और वो स्ट्रिंग को ही अलग अलग जगह पर प्रेस किया जाता है और एक फिक्स्ड जगह पर प्लग करते जाते हैं, और वो स्ट्रिंग के वाइब्रेट होने की वजह से आवाज़ आती है। Sound, melodious sound will be getting produced. That is string based instruments. Whereas on the right hand side, the instruments which you see, these instruments, these are mouth organ based instrument. Some of the commonly seen instrument in our country या in general आपने देखा रहेगा तो फ्लूट, क्लैरिनेट, बासून, ये कुछ माउथ ऑर्गन बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें मुंह से फूंक मारते हैं एक जगह पर और उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। These mouth organ based instrument is nothing but vibration of closed and open organ pipe. तो लास्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, whether it is a vibration of a stretched string, vibration of air column, वो सारी चीज़ों का यूज़ कहाँ पर होता है, क्यों हमने पढ़ी थी वो चीज़ें, तो यूज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में बनाने के लिए होता है। अब हमारी तो आदत रही है चीज़ें देख करके, सुन करके विजुअलाइज करने की, तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन यहाँ पर मैं करवा देता हूँ। सो हियर वी गो, वी हैव अ गिटार, अकॉस्टिक गिटार इसको कहते हैं। सो इफ यू सी, यहाँ पर हम यहाँ पर हाथ की मदद से प्लग करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है, इट्स अ मेटालिक स्ट्रिंग, वो बेसिकली वाइब्रेट करेगी मतलब इसमें वेव सेटअप होंगे। गिटार को ध्यान से देखा हो
तो उसका एक एंड जो रहता है वो फिक्स होता है यहाँ पर, और दूसरा एंड ये साइड लंबा, एकदम लंबा लंबा लंबा, वो भी फिक्स होता है। और दूसरे हाथ की मदद से ये जो स्ट्रिंग होती है ना, ये स्ट्रिंग, ये दूसरे हाथ की मदद से ये स्ट्रिंग को, आई विल शो इट, ओके हियर, ये स्ट्रिंग को दूसरे हाथ की मदद से प्रेस किया जाता है, प्रेस। तो जिधर प्रेस करेंगे, जिधर होल्ड करेंगे, प्रेस करना होल्ड करना, उधर नोड बनेगा। और यहाँ पर भी जो दूसरा एंड फिक्स है उधर भी नोड बनेगा। सो यहाँ पर नोड, यहाँ पर नोड, जिधर प्लग करेंगे उधर बनेगा एंटी नोड। सो स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव सेटअप होते हैं, और स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव सेटअप होने की वजह से, बाय द वे, स्ट्रिंग वाइब्रेट तो करता है, राइट? जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। वो साउंड, ये होल आपको जो दिख रहा है, राइट, वो होल की वजह से साउंड अंदर भी एंटर होता है गिटार के अंदर, और अंदर हॉलो होता है पूरा गिटार, हॉलो है बट अंदर एयर पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, एयर पार्टिकल को जबरदस्ती वाइब्रेट करवाएगा, मतलब इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। और एयर पार्टिकल अंदर वाइब्रेट करने की वजह से साउंड का इफेक्ट जो रहेगा वो एम्प्लीफाई होएगा। तो यहाँ पर दूसरे हाथ की मदद से स्ट्रिंग को अलग अलग पोजीशन पे प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रिंग का वाइब्रेट होने का फ्रीक्वेंसी चेंज होएगा, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे प्रेस करने का मतलब है आपने स्ट्रिंग का वाइब्रेट होने का लेंथ चेंज किया, बराबर। यहाँ पर प्रेस किया तो इतने लेंथ का स्ट्रिंग ही वाइब्रेट होएगा, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इतने लेंथ का स्ट्रिंग वाइब्रेट होएगा। और अगर स्ट्रिंग का वाइब्रेट करने का लेंथ चेंज करते हैं तो स्ट्रिंग की वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। तो अलग अलग जगह पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर तो कंटिन्यूअसली प्लग करना है, अलग अलग जगह पर प्रेस करेंगे तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होएगा, और ये सारे ही फ्रीक्वेंसी के साउंड मिलने की वजह से एक मेलोडियस म्यूजिक सुनाई देता है। आगे देखते हैं वीडियो में। तो दिस इज़ व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम आवर नेकेड आई, हमारे आँखों से इस तरह से हमें दिखाई देता है। सर कहाँ स्टेशनरी वेव बन रहे हैं? हाँ ज़रूर, स्टेशनरी वेव नेकेड आई से बनते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, बराबर, बट एक स्पेशल व्यू आपके लिए मैं लाया हूँ। व्हाट डिजिटल कैमरा सीज। कैन यू सी दिस? Look at here, look at here. ये देखिए, ये देखिए, look at this. All right, okay, all right. So डिजिटल कैमरा से अगर इसको कैप्चर करेंगे तो इस तरह का व्यू कैप्चर होता है, मतलब जहाँ पर वो प्लग कर रहा है वो वेव ऐसे जा रहा है, जहाँ पर उसने यहाँ पर प्रेस होल्ड करके रखा रहेगा वहाँ से वेव रिफ्लेक्ट हुआ रहेगा। सो इंसिडेंट वेव, reflected wave, they are interfering with each other, and because of that it is forming a stationary wave. Stationary wave matlab formation of loops in the string, and that is how the loop digital camera captures, right? So this is what happens in the case of guitar. I hope इमेजेस वीडियोस देख करके काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। ऑलराइट, नाउ सो दैट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। नाउ we'll understand the vibration of air column, and that too the air column which is open at both the ends. The example is a flute, बराबर, flute। ये C और ये F को इंटरचेंज कर दीजिए, flute। And the vibration of air column which is closed at one end is called as clarient,
एफ की जगह पर सी आएगा, सी, ये सी और एफ को इंटरचेंज करना है, ठीक है, क्लैरिनेट. नाउ वी हैव ए जेंटलमैन हु इज गोइंग टू प्ले flute and clarinet for us. One is the open pipe, the second one is a closed pipe. Let's hear it out. Let's compare the lowest notes of the flute and the cylindrical clarinet. पहला वाला फ्लूट था, Whole harmonic series. While the clarinet has only the odd members. all right. So flute और clarinet, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये था कि फ्लूट में पाइप दोनों एंड पे ओपन होने की वजह से वो एक अलग पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि क्लैरिनेट एक एंड पे क्लोज होने की वजह से उससे प्रोड्यूस होने वाला फंडामेंटल पिच डिफरेंट होता है. तो जो पहला ही साउंड हमने सेंस किया उसी में डिफरेंस हमें लगा, दोनों साउंड एक अलग अलग सेंसेशन दे रहे हैं. वो सेंसेशन पिच की वजह से होता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है. तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों की अलग आनी ही चाहिए. हम तो फॉर्मूला से जानते हैं V/2L इज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of open pipe, V/4L is a fundamental frequency of closed pipe. बराबर. तो ये तो बात थी फंडामेंटल की. उसके हाथ को अगर आपने देखा हो तो उसने सारे होल को क्लोज रखा था. अब मुंह से वो कितनी तेज फूंक मारता है वो डिसाइड करता है कि आपका एयर कॉलम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है. वो तो पूरी मुंह की कला है. तो पहले उसने उस तरह से फूंक मारी कि फ्लूट एंड क्लैरिनेट दोनों अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट किए, तो एक पर्टिकुलर पिच प्रोड्यूस हुआ. और फिर अगर आपने उसके मुंह के एक्सप्रेशंस को ज़रा ध्यान से बारीकी से देखा हो तो वो फूंक मारने का, उसका जो प्रेशर लगाने का उसका जो तरीका है वो चेंज कर रहा है. और उस वजह से ओपन पाइप एज वेल एज क्लोज्ड पाइप अपने नेक्स्ट ओवरटोन्स में वाइब्रेट करके साउंड एमिट करता है. अब ओपन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज एन ओवरटोन. सो जब उसने फूंक मारी तो N, 2N, 3N, 4N एंड डॉट 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 ये सारे फ्रीक्वेंसी के साउंड एमिट हुए. जबकि उसने क्लोज्ड पाइप में फूंक मारी तो ओनली odd harmonics are present as an overtone and hence जब फूंक मारी तो N, फिर थोड़ा और प्रेशर लगाने पे 3N, 5N, these frequencies के साउंड आर गेटिंग एमिटेड. अब बच्चों आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? फ्लूट का साउंड का सेंसेशन सुनने में आनंद आया कि क्लैरिनेट का साउंड सेंसेशन सुनने में बड़ा मधुर लगा? ऑब्वियस सी बात है सर, फ्लूट का सेंसेशन बड़ा मधुर लगा. और उसका रीज़न ये है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स ओवरटोन decides the quality of sound. जितने ज़्यादा हार्मोनिक एज एन ओवरटोन प्रेजेंट रहेंगे उतना साउंड मेलोडियस रहेगा. सो फ्लूट के केस में
ओपन पाइप के केस में n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, all harmonics are present, and hence the sound is more melodious as compared to clarinet, जिसमें n, 3n, 5n, 7n सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती है, इसलिए साउंड इतना मज़ेदार, इतना मेलोडियस नहीं होता है। अब जब गाना बजाना होता है, जब परफॉर्म करना होता है, तो यहाँ से फूंक मारने का कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी फूंक नहीं मारी। और ये जो यहाँ पर होल्स होते हैं, होल्स, वो भी हाथ की मदद से कंटिन्यूअसली, कोई होल ओपन, कोई क्लोज, कोई ओपन, कोई क्लोज। तो ये ओपन क्लोज करने की प्रोसेस में ये ऑर्गन पाइप से मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज एमिट होती रहती है, और वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के एमिट होने के इफ़ेक्ट की वजह से ही हमें कोई भी साउंड एक कंटिन्यूअस और एक मेलोडियस फॉर्म में सुनाई देता है। सो आई होप नाउ द थिंग्स आर गेटिंग मच मोर क्लियर what exactly we were studying in the previous lecture. Okay, so now the time for us is to enter into the today's topic of discussion. The first experimental setup is a sonometer. एक बार दोबारा मैं एक चीज़ रिपीट कर दूं, सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे थ्योरी के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट उसके एप्लीकेशन न्यूमेरिकल के फॉर्म में अपने सिलेबस में है। हमारे सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? हमारे सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट का एम है टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। आप लैब में सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट ज़रूर परफॉर्म करेंगे, और लैब में जब आप सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तब आपके मल्टीपल एम हो सकते हैं। एक एम जो यहाँ पर मैंने लिखा है, दूसरा एम, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के बेसिस पे वर्क करने वाला एक्सपेरिमेंट है। तो अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग देखा था। तो वो लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और भी आगे के जो भी लॉज देखे थे वो। तो दैट कैन ऑल्सो बी द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब जब हम सेटअप देखेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, तब तक सर मज़ा कैसे आएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक एक चीज़ों को एनिमेशन की मदद से आपको बेहतर तरीके से विजुलाइज करने की कोशिश, भरपूर कोशिश की गई है। सो दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। ओके, दिस is a wooden hollow sonometer board. ये ऑरेंज कलर के जो सर्कल आप दिख रहे हैं, ये सर्कल इज नथिंग बट ओपनिंग ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सोनोमीटर बोर्ड। मतलब यहां से ओपन है, ओपन, यहां से ओपन है, इज ओपन। ये जो है ये ओपन नहीं है, बराबर। यहां से हमने एक स्ट्रिंग लगानी है, ऐसा। दिस इज द सेंटीमीटर स्केल इनबिल्ट ऑन द सोनोमीटर बोर्ड. These are two triangular
सपोर्ट, उसको कहते हैं वेज. दिस इज द स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट वन एंड, passing over the wedge, passing over the pulley, and here the string is attached with a hanger, and hanger से कुछ मास अटैच किया गया है. 500 ग्राम के कुछ डिस्क अटैच किए हैं. अब if we focus on this hanger mass system, ये हैंगर मास सिस्टम पे दो फोर्स लगेंगे, एक mg, दूसरा टेंशन. तो हैंगर से हम जैसे 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 डिस्क ऐड करते जाएंगे 500 ग्राम की, वैसे वैसे mg बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे mg बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ेगा. सो राइट नाउ द स्ट्रिंग इज अंडर द टेंशन. कितना है टेंशन? mg के बराबर. T इज इक्वल्स टू mg. राइट नाउ अब ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप का 3D व्यू. 3 डायमेंशनल में आपको लेबोरेटरी में सेटअप ऐसा नज़र आएगा. अब हम तो जब बुक से पढ़ेंगे या जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली ऐसा 3D विजुअलाइजेशन थोड़ी करवाएंगे. बुक में एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन वगैरह आएगा, जो भी डायग्राम दिया रहेगा वो 2 डायमेंशनल दिया रहेगा. राइट. सो 2D में भी इसको बच्चों विजुअलाइज कर लेते हैं, है ना. तो इसका हम साइड व्यू, मतलब यहाँ से देखेंगे, साइड से देखेंगे तो साइड व्यू कैसा नज़र आएगा वो ज़रा देख लेते हैं. सो दिस इज़ द साइड व्यू. नाउ बिफोर दैट सी व्हाट हैपेंड. ये ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ से उठाया और रबर पैड पे स्ट्राइक किया. जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे तो फॉर्क वाइब्रेट करने लगेगा. कैन यू सी द वाइब्रेशंस? बराबर. जूम करके ज़रा बताता हूँ. सी, राइट. सो द ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग, और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क का जो स्टेम होता है, स्टेम इसको बोलते हैं स्टेम और उसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स. जो स्टेम होता है उसको सोनोमीटर बोर्ड के साथ कांटेक्ट में लाना है. बराबर. नाउ सोनोमीटर बोर्ड के साथ कांटेक्ट में लाएंगे. अब साइड व्यू पे जरा आ जाता है. सो दिस इज द साइड व्यू. बराबर. सी, दिस इज द टेबल और सोनोमीटर बोर्ड के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है. यहां पर भी सपोर्ट दिए हुए हैं, लाइक वेज टाइप सपोर्ट. राइट. स्ट्रिंग एक एंड से फिक्स्ड है. दीज आर द ट्राइंगुलर वेज. राइट. और स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द वेज, पासिंग ओवर द वेज, पासिंग ओवर द पुली, एंड स्ट्रिंग से हैंगर लगाया है. एंड दिस इज द मास सिस्टम. राइट. नाउ सी, ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे स्ट्राइक करके प्रोंग को जैसे ही हम कांटेक्ट में लाएंगे सोनोमीटर बोर्ड के साथ तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है. उसकी वजह से ये जो बोर्ड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो बोर्ड भी वाइब्रेशंस फील करेगा. बोर्ड के अंदर जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो भी वाइब्रेट करेंगे. बोर्ड वाइब्रेट करने की वजह से, बराबर, ये जो वाइब्रेशन है वो वेज की मदद से स्ट्रिंग को भी मिलेंगे तो स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करेगा. बराबर. तो ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेट करने की वजह से अल्टीमेटली स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा. बट जैसा हमने गिटार में देखा, वो स्ट्रिंग को प्लग करते थे तो ऐसा दिखता नहीं था ना, ऐसा बहुत हल्का फुल्का वाइब्रेशन नज़र आता है. राइट. तो इसीलिए वाइब्रेशन को बराबर से सेंस कर सके, इसीलिए हमने एक बहुत ही हल्का फुल्का पार्टिकल यहाँ पर अटैच नहीं किया है, स्ट्रिंग के ऊपर रख दिया है. क्या है सर ये? अरे बेटा ये कुछ नहीं है, ये पेपर है. पेपर क्या है? ये पेपर. आप बहुत बार क्लास में मस्ती करते वक्त क्या करते हैं? पेपर फाड़ते हैं, उसको ऐसा बैंड करके ऐसा चिट जैसा बनाते हैं और सामने वाले पे फेंकते हैं, है ना. बस ऐसा ही है. एक पेपर लिया है, उसको ऐसा बैंड करके, एकदम छोटा सा पेपर का टुकड़ा लिया है, बैंड करके उसको ऐसा स्ट्रिंग के ऊपर रख दिया है. तो इसको बोलते हैं
पेपर राइडर, बराबर. सो दैट इज कॉल्ड द पेपर राइडर, पेपर राइडर, बराबर. अब स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा तो स्ट्रिंग के ऊपर जो पेपर राइडर रखा हुआ है वो भी थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, थोड़ा बहुत हिलेगा अपनी जगह पर, बराबर. नाउ सी, ये स्ट्रिंग में जो वेव सेटअप हुआ है वो वेव ट्रैवल करेगा और ये एंड पे वेज के साथ कांटेक्ट में होने की वजह से ये स्ट्रिंग का जो पार्टिकल रहेगा उसके पास वाइब्रेट करने का कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा. तो इसीलिए वेज पे बनेगा नोड, वहाँ से वेव रिफ्लेक्ट भी करेगा. क्यों रिफ्लेक्ट करेगा? वो काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रिंग वेज के साथ एकदम ऐसा प्रेस हुआ है ना, प्रेस हुआ है मतलब वो स्ट्रिंग के पार्टिकल का वाइब्रेट करने का कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, राइट. मतलब काइंड ऑफ रिजिड एंड है ना, रिजिड एंड हो गया, तो वहां से रिफ्लेक्ट करेगा. तो इनकमिंग वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, दे विल इंटरफियर एंड फॉर्म्स ए स्टेशनरी वेव. तो दो वेज के बीच की जो स्ट्रिंग है उसमें स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगे. व्हाट विल बी द बाउंड्री कंडीशन? वेज वेज पे नोड, और दो नोड के बीच में देयर विल बी एंटी नोड, बराबर. नाउ सो स्टेशनरी वेव विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द टू वेज. अब स्टेशनरी वेव जो फॉर्म होंगे उसका इफेक्ट प्रोमिनेंट कब दिखेगा? उसका इफेक्ट प्रोमिनेंटली तब दिखेगा जब रेजोनेंस होएगा. अगर आपको याद हो रेजोनेंस कब होता है? रेजोनेंस तब होता है जब एक्सटर्नल एजेंट का वाइब्रेट करने का फ्रीक्वेंसी, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी, मैचेस with the frequency of string. let's say external agent मतलब tuning fork की frequency को मैं कैपिटल N सिंबल देता हूं, एंड जो जबरदस्ती वाइब्रेट कर रहा है, स्ट्रिंग जबरदस्ती वाइब्रेट कर रहा है, फोर्स्ड वाइब्रेशन है ये, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं स्मॉल n सिंबल देता हूं. तो जब कैपिटल N एंड स्मॉल n इक्वल नहीं रहेंगे तब फोर्सफुली वाइब्रेशन तो होएगा, बट वो एकदम जबरदस्त वाइब्रेशन नहीं होएगा, वो हल्का फुल्का वाला वाइब्रेशन होएगा. मतलब वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड रहेगा, एम्पलीट्यूड वो छोटा रहेगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड से स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा. इसलिए अगर आप देख रहे हो तो ये जो पेपर राइडर है, पेपर राइडर वो हल्का फुल्का अपनी जगह पर हिल रहा है. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही है. ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रिंग की वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी अभी तक मैच नहीं हुई है, वो दोनों अलग अलग है, एंड हेंस द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विद अ लेस एम्पलीट्यूड. अब ट्यूनिंग फॉर्क या स्ट्रिंग दोनों में से किसी एक की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है. तो लेट्स से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क सेम रखते हैं. अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क चेंज करेंगे तो ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होएगी. अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, राइट. सो आई एम कीपिंग द ट्यूनिंग फॉर्क सेम, और ये ट्यूनिंग फॉर्क को कंटिन्यूअसली वो जो रबर पैड रहेगा उससे वाइब्रेट करके इधर टच करना रहेगा, है ना. कुछ सेकेंड्स में ट्यूनिंग फॉर्क का जो वाइब्रेशन है वो डाई आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग. तो डाई आउट हो जाए तो दोबारा इसको स्ट्राइक करेंगे रबर पैड से और कांटेक्ट में लाएंगे, बराबर. अब व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग
कैसे मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग चेंज कर सकता हूं? बाय चेंजिंग वाइब्रेटिंग लेंथ। अपना स्टेशनरी वेव दो वेज के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो एक वेज को फिक्स रखता हूं, एक वेज की पोजीशन फिक्स रखता हूं और दूसरे वेज को धीरे धीरे मूव करवाता हूं। देखो कहां पे मूव करवाऊंगा, क्लिक करूंगा, वैसे ही ये वाला वेज मूव होते होते इधर दूसरे वाले वेज की तरफ आएगा, बराबर। सो इफ यू कैन सेंस, ये जैसे ही वेज राइट में मूव होता हुआ आएगा, अपना जो वाइब्रेटिंग लेंथ है, वाइब्रेटिंग लेंथ मतलब कितना लेंथ, तो दो वेज के बीच का लेंथ, दो वेज के बीच का जो स्ट्रिंग है ना, उसी में स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रहे हैं। सो दो वेज के बीच का जो लेंथ है, लेंथ, दैट लेंथ विल चेंज, एंड वी वेरी वेल नो दैट frequency of vibration of stretch string is inversely proportional to length. As the length decreases, the frequency of vibration will increase. तो पहले हम ये दोनों वेज को दूर दूर रखेंगे, हो सके उतना दूर रखेंगे, और फिर धीरे धीरे ये जो वेज है उसको हम दूसरे वेज के तरफ एकदम धीरे धीरे लाएंगे, बराबर। और अब बड़ा मज़ा आने वाला है हाँ बच्चों, देखने में, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बराबर। लुक एट हियर वेरी केयरफुली। ओके, व्हाट हैपेंड? तो जैसे जैसे ये वेज को राइट में हमने शिफ्ट किया, दो वेज के बीच का डिस्टेंस कम होता गया, डिस्टेंस कम होता गया, तो आपका स्ट्रिंग का वाइब्रेट करने का फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पोजीशन आया जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क मैचेस with a frequency of vibration of stretch string, and when the frequency matches, there is a resonance, and at resonance the string will start vibrating with a maximum possible amplitude, with a high amplitude it will vibrate, और high amplitude पे vibrate होने की वजह से आपका जो पेपर राइडर था वो उड़ गया। मतलब जैसे ही स्ट्रिंग से पेपर राइडर उड़ के टेबल पे गिरेगा, वो इंडिकेट करता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कब होएगा, वो दिखाई दे, इसीलिए पेपर राइडर रखा जाता है। पेपर राइडर ऐसा फट से उड़ गया, मतलब तब रेजोनेंस हुआ। दिस इज द रेजोनेंस। एंड नाउ आपको विजुअलाइज करवाने के लिए ये स्ट्रिंग देखो, मैंने आपको वाइब्रेट करती हुई, लूप बनाती हुई दिखाई है यहाँ पर, बराबर। रियल में ऐसा एकदम बड़ा सा लूप बनेगा ऐसा दिखेगा नहीं आपको स्ट्रिंग में, बराबर। ऑलराइट, नाउ सो I hope the effects, the visualization is एक number, as I promised you in the yesterday's lecture, in the last lecture. Now, so this was our aim of the experiment. This was our 3D view. This is our 2D view. बराबर। अब the condition of resonance is capital N, मतलब frequency of vibration of tuning fork is equals to small n. Small n मतलब frequency of vibration of stretched string, which is equals to, अगर आपको याद हो, frequency of vibration of stretched string की जगह पर हम in general लिख सकते हैं P/2L अंडर रूट ऑफ T by M। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसा P/2L तो कभी नहीं लिखा था। हाँ, बट अगर आपको याद हो तो आपने ऐसा तो लिखा था 1/2L अंडर रूट ऑफ T by M, याद आ रहा है ऐसा? फिर आपने लिखा था 2/2L अंडर रूट ऑफ T by M, फिर आपने लिखा था 3/2L अंडर रूट ऑफ T by M, याद आ रहा है बच्चों? हाँ। सो ये जो 1, 2, 3 है उसको जनरलाइज करके मैंने लिख दिया है P/2L अंडर रूट ऑफ T by M। L क्या है? L इज अ वाइब्रेटिंग लेंथ। वाइब्रेटिंग लेंथ मतलब
उतना लेंथ जिसमें स्टेशनरी वेव सेटअप हो रहा है, मतलब इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू वेजेस, है ना. इट इज नॉट द एंटायर लेंथ, इट इज नॉट द एंटायर लेंथ. सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट एल. व्हाट इज टी? इट इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन कितना रहेगा? तो जितना वेट सस्पेंड किया रहेगा. व्हाट इज एम? इट इज अ लीनियर मास डेंसिटी, मतलब टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आई होप ये चीज़ आपको बराबर से समझ में आ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. लीनियर मास डेंसिटी में जो लेंथ आएगा और ये फॉर्मूला में जो ये एल लिखा है वो दोनों सेम नहीं है. दिस एल इज अ टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस एल इज अ वाइब्रेटिंग लेंथ. वाइब्रेटिंग लेंथ मतलब उतना लेंथ जिसमें स्टेशनरी वेव सेटअप हो रहा है, विच इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू वेजेस. बराबर. और अब आपको याद हो तो ये 1/12 अंडर ऑफ टी बाई एम लिखते हैं, उसमें एक लूप सेट होता है. 2/12 अंडर ऑफ टी बाई एम लिखते हैं, उसमें दो लूप सेट होते हैं. 3/12 अंडर ऑफ टी बाई एम में तीन लूप्स बनते हैं. सो ये जो 1 2 3 की जगह पर जो हमने यहाँ पर P लिखा है वो P को नाम दे देते हैं नंबर ऑफ लूप्स. बराबर. सो द फॉर्मूला व्हाट वी विल रिमेंबर इज कैपिटल N is equals to small n is equals to P by 2L अंडर रूट ऑफ T by M. अभी प्रीवियस जो अपना एक नंबर विजुअलाइजेशन था उसमें दो वेज के बीच में एक लूप बनता हुआ हमने दिखाया था, राइट. सो P की जगह पर 1 ऐसा लिखेंगे. एग्जाम में सवाल आएगा तो सवाल में स्टेटमेंट ही लिखा रहेगा 3 लूप्स हैव बीन फॉर्म्ड, 5 लूप्स हैव बीन फॉर्म्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो अकॉर्डिंगली आप P की जगह पर सब्सटीट्यूट करेंगे. बराबर. व्हाट इज L? इट इज अ वाइब्रेटिंग लेंथ म्हणजे डिस्टेंस बिटवीन टू वेजेस. T is a tension in the string and M is a linear mass density, and this is the result of sonometer experiment. अब अपना जो एक्सपेरिमेंट करने का एम था, क्या वो एम फुलफिल हुआ? क्या रिजल्ट से लग रहा है क्या एम फुलफिल हुआ? P is a number of loops. P का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर पाएंगे. जब दोनों वेज दूर दूर रखे रहेंगे और धीरे धीरे उसको क्लोज लाएंगे तो पहला पॉसिबल वाइब्रेशन फंडामेंटल वाइब्रेशन होएगा, तो P की जगह पर 1 आएगा. देन L इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू वेजेस. ये और ये वेज के बीच का डिस्टेंस क्या मेजर हो पाएगा क्या? अरे बिल्कुल, उसी के लिए तो इनबिल्ट सेंटीमीटर स्केल दिया गया है. सेंटीमीटर स्केल की रीडिंग की मदद से हम ये स्मॉल एल को पता कर सकते हैं. तो स्मॉल एल मिल गया. T टेंशन इन द स्ट्रिंग, लॉज ऑफ मोशन लगा करके टेंशन इन द स्ट्रिंग mg के बराबर होएगा. वो फ्री बॉडी डायग्राम की मदद से समझ लिया. तो हैंगर में जितना वेट हम पुट करेंगे उतना स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होएगा. तो T हमें मिल चुका है. M इज़ अ लीनियर मास डेंसिटी. अरे वायर हम ही तो खरीद के लाए हैं, तो ये जो भी वायर है उसका वेट हम मतलब मास हम उसका मेजर कर सकते हैं, उसका लेंथ हम मेजर कर सकते हैं. मास अपॉन लेंथ इज़ अ लीनियर मास डेंसिटी, जो भी हमें पता है. सो इन ऑल P पता है, L पता है, T पता है, M पता है. सब्सटीट्यूट करेंगे तो स्मॉल n मिलेगा. बाय द वे ये सारे रीडिंग कब लेने हैं? ये रीडिंग तब लेने हैं जब आपका पेपर राइडर उड़ जाए. पेपर राइडर का उड़ जाना मतलब रेजोनेंस होना, है ना, तब ये रीडिंग लेने हैं आपको. तो ये सारे रीडिंग लिए, सब्सटीट्यूट किया तो स्मॉल n मिला, जो कैपिटल N के बराबर है. और कैपिटल N का ही मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक, जो हमें नहीं पता थी, ये एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन की मदद से पता चली. सो डेफिनेटली अवर एम इज गेटिंग फुलफिल्ड.
So that was the first experimental setup, the sonometer. And since the sonometer experiment is based on vibration of stretched string, all the laws of vibration of string is valid for sonometer. और वो सारे लॉ आप रियल में लैब में जब जाएंगे, कॉलेज शुरू होंगे, तब प्रैक्टिकली सारे लॉ वेरीफाई करेंगे. तो 5 लॉ थे, 5. लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लॉ ऑफ डेंसिटी एंड लॉ ऑफ रेडियस. वो पांचों लॉ के रिजल्ट सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट में या सोनोमीटर के क्वेश्चन में हम पांचों रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं. बराबर. सोनोमीटर के बेसिस पे एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में भी इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है. ऑलराइट, सो दैट इज द फर्स्ट सेटअप. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड सेटअप, मेल्डीज एक्सपेरिमेंट. नाउ द मेल्डीज एक्सपेरिमेंट 2 पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें पहली पोजीशन, पहला मोड जो है उसका नाम है लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन. इसको लॉन्गिट्यूडिनल ऐसा भी प्रोनाउंस करते हैं, है ना. अब हाउ इज द सेटअप? सो एक बेसिक सेटअप यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है, और फिर हम एडवांस सेटअप पे भी जाएंगे आज ही के लेक्चर में. बट पहले बेसिक सेटअप से एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं. What is the aim of this setup? What is the aim of this experiment? Again, one of the aim is to find the unknown frequency of the tuning fork. So basically, in longitudinal position, we have a tuning fork. There is a string attached with the tuning fork. Tuning fork के एक एंड से, एक prong से string attached है. The string is passing over the pulley, and here we have the weight system. इसको पेन कहते हैं, पेन. और पेन में कुछ मास हमने रखा है. दोनों सेटअप में डिफरेंस क्या है? तो जो सोनोमीटर था ना, सोनोमीटर, उसमें जो ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं वो रिलेटिवली छोटे फ्रीक्वेंसीज के, या छोटा सा ट्यूनिंग फॉर्क होता है जिसको रबर पैड पे स्ट्राइक करके वाइब्रेट करवा सकते हैं. 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 400, 500 हर्ट्ज, ऐसा. राइट. जो स्ट्रिंग हमने स्ट्रेच की थी, दैट वाज अ मेटालिक स्ट्रिंग. सो वाइब्रेशन ऑफ अ मेटालिक स्ट्रिंग इट वाज. और सिंस इट इज अ मेटालिक स्ट्रिंग, इट कैन हैंडल द मच हायर टेंशन. तो जो हैंगर से वेट लगाया था वो 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 1500 ग्राम, 2000 ग्राम, ऐसा हम बढ़ा सकते हैं. मतलब ज़्यादा वेट बेसिकली अटैच कर सकते हैं. यहाँ पर ये जो थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है, इट इज़ नॉट अ मेटालिक स्ट्रिंग, इट इज़ लाइक अ थ्रेड, यू नो. बट थ्रेड मतलब एकदम हल्का फुल्का जो सिलाई काम करते हैं वैसा थ्रेड नहीं. थ्रेड रहेगा बट मजबूत वाला थोड़ा थ्रेड रहेगा, थोड़ा सा मजबूत रहेगा. और ये जो पेन है, पेन, वो पेन थोड़ा सा हल्का वाला पेन रहेगा. हल्का मतलब वजन कम रहेगा उसका. और अंदर जो मास रखे हैं, मास, वो भी थोड़े कम, यू नो, छोटे वाले मास रहेंगे, लाइक 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, लाइक दैट. सो लाइक दैट इज द वन एलिमेंट्री डिफरेंस इन द 2 सेटअप्स. और ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, वो ट्यूनिंग फॉर्क तो बड़ा भारी वाला ट्यूनिंग फॉर्क रहेगा, एकदम हैवी, बड़ा, जिसको रबर पैड पे स्ट्राइक करके वाइब्रेट करवाना पॉसिबल ही नहीं है. तो उसको वाइब्रेट करवाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट और एक मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है. वो इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजोनेंस करवा करके ये ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाता है. बट इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस अभी तक हमने पढ़ा नहीं है. अभी ये चैप्टर में हम केवल एकॉस्टिक रेजोनेंस, मतलब साउंड में रेजोनेंस हम पढ़ रहे हैं. तो फॉर द टाइम बिंग आपको ऐसा मान के चलना है कि भाई कुछ तो ऐसी इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है
जो ऐसे हैवी ट्यूनिंग फॉर्क को एक्साइट करवा सकती है, रेजोनेट करवा के वाइब्रेट करवा सकती है, ऐसा मान के चलना है। एक्साइट करवाएगी, इसको वाइब्रेट करवाएगी, बराबर। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट आगे आने वाले डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा, बट उसको अभी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप मान के चलना भाई वो सेटअप है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है जो अपने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाएंगे, बराबर। तो इसको रबर पैड पे स्ट्राइक करके वाइब्रेट नहीं करवा सकते, इट्स अ बिग हैवी ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, नाउ से नाउ इन लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन, बाय द वे ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ हर्ट्ज, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ द ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इज लेट्स से 1000 हर्ट्ज, बराबर। आप वो इससे भी ज़्यादा हो सकती है, इट कैन बी in kilohertz, right? It can be in megahertz as well, but for the timing सिर्फ 1000 समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने। 1000 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है ये ज़रा समझ लो आप। 1000 हर्ट्ज का मतलब होता है, इधर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ट्यूनिंग फॉर्क तो आप रबर पैड पे मार के भी एक्साइट करवा सकते हैं। ये तो उससे भी मज़ेदार एकदम हैवी वाले ट्यूनिंग फॉक्स हैं, राइट। तो ये तो समझने के लिए सिर्फ एक नंबर लिया 1000 हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकेंड में इट विल प्रोड्यूस 1000 वेव्स, इट विल प्रोड्यूस 1000 वाइब्रेशंस। मतलब एक सेकेंड में 1000 वेव निकलेंगे। मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन वन वेव, दिस एक वेव, ऐसे एक सेकंड में 1000, मतलब ऐसा एक सेकंड में ट्यूनिंग फॉर्क जो है ना वो 1000 बार वाइब्रेट करेगा। मतलब ऐसा, ये एक वाइब्रेशन हुआ ट्यूनिंग फॉर्क का, प्रोंग्स अंदर आना, बाहर जाना, वापस अंदर आना, ये एक वाइब्रेशन हुआ। ऐसा एक सेकंड में 1000 बार। समझ रहे हैं आप, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, है ना। सो आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आए कि क्या होगा, इसके लिए मैंने बड़ा धीरे धीरे इसके एनिमेशंस को प्ले किया है, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या होगा। रियलिटी में वो ऐसा धीरे धीरे ऐसा नहीं वाइब्रेट करेगा कि प्रोंग अंदर आए, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया, ऐसा नहीं होगा। रियलिटी में तो 1000 बार, एक सेकेंड में 1000 बार अंदर आएगा, 1000 बार बाहर जाएगा, 1000 बार वाइब्रेट करेगा प्रोंग, ठीक है। तो समझिए इसको ध्यान से। सो राइट नाउ यू सी द प्रोंग्स आर लाइक इनवर्ड, द स्ट्रिंग इज फ्लैट, द स्ट्रिंग इज ऑब्वियसली अंडर टेंशन। अब जब प्रोंग बाहर की तरफ जाएगा ऐसा, बराबर, तो बाहर की तरफ जाएगा तो ये स्ट्रिंग जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब बेसिकली थोड़ा बाहर निकला ना, तो स्ट्रिंग की जो पोजीशन थी थोड़ी सी लूज हुई, तो स्ट्रिंग के पार्टिकल नीचे की तरफ गए। नीचे की तरफ गए मतलब ऑल दिस पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग विल बी हैविंग अ वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है। अब वापस से जब प्रोंग अंदर की तरफ आएगा लाइक दिस, तो अंदर की तरफ आएगा तो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग के पार्टिकल को ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। मतलब अब स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो ऊपर के तरफ है, बराबर। अब ये पॉइंट को बच्चों बराबर से समझिएगा। स्ट्रिंग अपने मीन पोजीशन पे तो पहुंच चुकी है, बट स्ट्रिंग के पार्टिकल्स के पास में वेलोसिटी है, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। स्ट्रिंग के पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसा ऑसिलेट कर रहे हैं ना, SHM परफॉर्म हो रहा है, राइट, स्ट्रिंग के पार्टिकल में। और मीन पोजीशन में पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सो राइट नाउ ऑल दिस पार्टिकल्स आर हैविंग वेलोसिटी। तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे आके रुक नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, रुक नहीं जाएंगे। व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो सिंस इट इज हैविंग अ वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जब वापस से प्रोंग ऐसे बाहर की तरफ आएगा, पार्टिकल के पास ऊपर के तरफ वेलोसिटी होने के कारण सारे पार्टिकल ऐसे ऊपर के तरफ चले जाएंगे, ऊपर, और फिर वापस से लाइक दिस अंदर आएगा, तो ऊपर जाके मैक्सिमम जाके वापस से मीन पोजीशन पे आएंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्रोंग
पहले बाहर आया तो पार्टिकल नीचे गए, फिर अंदर गया तो पार्टिकल ऊपर गए, मतलब मीन पोजीशन पे पहुंचे, राइट। ये मीन पे पहुंचे थे, फिर वापस से बाहर आया, पार्टिकल और ऊपर गए, और फिर वापस से अंदर की तरफ गया तो वापस से स्ट्रिंग के पार्टिकल मीन पोजीशन पे आए। तो ये जो हुआ ना, ये स्ट्रिंग पार्टिकल नीचे गए, मीन पे आए, ऊपर गए, मीन पे आए, इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन ऑफ स्ट्रिंग। जबकि ट्यूनिंग फॉर्क बाहर अंदर बाहर अंदर, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क दो ऑसिलेशन कर चुका है, राइट। सो व्हेन द ट्यूनिंग फॉर्क इज कंप्लीटिंग टू ऑसिलेशन, the string is able to complete one oscillation, one vibration, बराबर। अब ये तो एकदम धीरे 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 एनिमेशन टुकड़े टुकड़े में आपको दिखाया। रियलिटी में क्या होगा? रियलिटी में 1 सेकेंड में ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो 1000 वाइब्रेशन कर लेगा, 1000। तो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग वो 1 सेकेंड में 500 ऑसिलेशन, 500 वाइब्रेशन कर लेगी, राइट। सो सच अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड को ही वाइब्रेशन नाम दिया जाता है, बराबर। रैपिड ऑसिलेशंस आर टर्म्ड एज अ वाइब्रेशन। तो एक सेकेंड में स्ट्रिंग 500 बार अगर वाइब्रेट करेगी ना, तो अपनी आंख जो होती है ना, आंख, उस पर कोई भी इमेज बनती है, मतलब अपने आईज में लाइट जाती है तो ब्रेन कोई ना कोई इमेज सेंस करता है, राइट। वो रेटिना का, अपनी आंख का भी कुछ एक रिटेंशन टाइम होता है। रिटेंशन टाइम मतलब वो इमेज अपनी आंख में कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के लिए रिटेन करती है। तो स्ट्रिंग कैसी नजर आएगी? एक ही सेकेंड में स्ट्रिंग हमें ऐसी भी नजर आएगी, नीचे जाती हुई भी दिखेगी, ऊपर जाती हुई भी दिखेगी। और जब इतना फास्ट चेंज होगा तो हमें ऐसा सेंसेशन होएगा कि काइंड ऑफ लूप इज गेटिंग क्रिएटेड बिटवीन दिस एंड एंड दिस एंड। लूप बनती हुई नजर आएगी। क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग इधर भी है, अगले इंस्टेंस पे ऐसे भी गई, अगले इंस्टेंस पे ऐसे भी गई, फिर वापस से इधर आई, वापस से इधर, वापस से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसा चलता रहेगा। कितनी बार? तो 1 सेकेंड में 500 बार। जो हमने एग्जाम्पल लिया था, वो समझने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल लिया था, उस हिसाब से 1 सेकेंड में 500 बार। तो 1 सेकेंड में ऐसा 500 स्ट्रिंग का अलग अलग पोजीशन जब आंखों में पहुंचेगा तो आंख को तो ऐसा ही लगेगा भाई लूप बन गई, बराबर। बट रियलिटी में लूप बनना मतलब स्ट्रिंग का ऐसे अलग अलग पोजीशन पे फटाफट जाना, दैट विल गिव अस द सेंसेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ लूप, बराबर। ठीक है। अब कितने लूप बनेंगे वो प्योरली डिपेंड करता है स्ट्रिंग में कितना टेंशन है। कैसे? अभी 5 मिनट में यह पॉइंट समझाता हूं। फिलहाल के लिए आप जरा इसको ध्यान में रखो, याद रखो। मैं समझाता हूं कैसे टेंशन डिसाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ लूप्स, बराबर। तो ये हो गई आपकी पहली पोजीशन, लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन। और इसमें एक खास बात जो समझने वाली थी वो ये थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क is double the frequency of vibration of stretch string. ट्यूनिंग फॉर्क जब 100 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है तो स्ट्रिंग 500 वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। 500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1000 एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। कैपिटल N is equals to 2N. कैपिटल N is a frequency of vibration of tuning fork. Small n is a frequency of vibration of a string. ठीक। एक लूप बने ऐसा जरूरी नहीं है। दोबारा मैं स्टेटमेंट रिपीट करूंगा, कितने लूप बनेंगे वो टेंशन डिसाइड करेगा। कैसे? अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, ये हो गई एक पोजीशन। अब हम दूसरी पोजीशन की बात करेंगे। दूसरी पोजीशन का नाम है ट्रांसवर्स पोजीशन। व्हाट इज द नेम? ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स पोजीशन कैसी दिखती है? ये है ट्यूनिंग फॉर्क,
यहां से लगाई रस्सी, रस्सी इज पासिंग ओवर द पुली एंड द रस्सी इज कनेक्टेड विद द पेन, पेन में हम मास डाल सकते हैं, बराबर। अब देखो, अब इसको जरा समझना, इसमें मैंने और ट्यूनिंग फॉक के जो वाइब्रेशन है इसको और टुकड़ों में आपको समझाने की कोशिश की है। सो राइट नाउ द प्रोंग इज एट अ मीन पोजिशन, रस्सी इज ऑल्सो एट अ मीन पोजिशन। अब प्रोंग ऊपर, प्रोंग रस्सी को ऊपर लेके जाएगा, प्रोंग जैसे जैसे जाएगा रस्सी को ऐसे ऐसे ही लेके जाएगा, वापस से प्रोंग अपने नीचे, रस्सी को नीचे लेके गया, वापस से प्रोंग अपने मीन पोजिशन पे, रस्सी भी मीन पोजिशन पे। सो इफ यू नोटिस व्हाट हैपेंड हियर, पहले मीन पोजीशन पे था प्रोंग, फिर प्रोंग जो है अंदर गया, फिर प्रोंग जो है वो ऐसे बाहर आया, और फिर वापस से प्रोंग जो है अपने मीन पोजीशन पे आ गया। इसको कहते हैं वन वाइब्रेशन ऑफ अ प्रोंग। तो रस्सी भी पहले मीन पे थी, फिर प्रोंग के साथ ऊपर गई, फिर प्रोंग के साथ नीचे आई, और फिर प्रोंग के साथ वापस से मीन पोजीशन पे आ गई। तो रस्सी ने भी, स्ट्रिंग ने भी एक वाइब्रेशन ही कंप्लीट किया है। मतलब in transverse position the frequency of vibration of tuning fork is equal to frequency of vibration of stretched string. Capital N is equals to small n. Capital N is the frequency of tuning fork, small n is the frequency of vibration of stretched string. तो इसमें मैंने tuning fork के और छोटे छोटे इंस्टेंसेस कवर किए हैं, मीन, फिर कंप्रेस्ड, फिर बाहर आया प्रोंग, और फिर वापस से मीन पे आया। तो रस्सी भी मीन, बराबर, ऊपर गई, नीचे आई, वापस से मीन, बराबर। जैसे जैसे प्रोंग जाएगा वैसे वैसे रस्सी जाएगी। सो लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन में कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 2n, ट्रांसवर्स पोजीशन में कैपिटल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एन। व्हाट इज अ कैपिटल एन, व्हाट इज अ स्मॉल एन, द मीनिंग इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है। अब दो बातें। पहली बात कि सर ये लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, ये वर्ड के मतलब क्या है ना। और दूसरी बात कि सर कितने लूप्स बनेंगे, वो टेंशन कैसे डिसाइड करेगा। तो बारी बाय बारी एक एक दोनों समझ लेते हैं, बराबर। कितने लूप बनेंगे, 5 मिनट दीजिए उसके लिए। नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं उसका मतलब अभी मैं समझाने की शुरुआत करता हूं। सो अब ट्रांसवर्स मोड पोजीशन अपन देख रहे थे, उसी से आगे बढ़ते हैं पहले, और फिर लॉन्जिट्यूडिनल को भी समझेंगे। रियल में एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा दिखता है वो मैंने थोड़ा सा एनिमेशन की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। सो दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क, दिस इज द एंटायर इलेक्ट्रिकल सेटअप। कोई भी कंपोनेंट्स यहां पर आपको समझने की जरूरत नहीं है। सिंपल इतना समझना है कि ये इलेक्ट्रिकल सेटअप का काम है, ये इलेक्ट्रिकल सेटअप का काम है ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाना। जब तक इलेक्ट्रिकल सेटअप स्विच ऑन रहेगा तब तक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सेटअप का की ओपन कर देंगे ट्यूनिंग फॉर्क विल स्टॉप वाइब्रेशन। सिंपल, बस इतना ही समझना है, बाकी कुछ मत समझिए, बराबर। नाउ यहां से स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली and here we'll be having a pen. Right now pen is empty. अरे सर पेन empty है तो T is equals to mg कैसे आया। अरे बच्चों, कैपिटल M is a mass of the pen. पेन का खुद का भी तो मास होएगा, है ना। पेन वेटलेस नहीं है, पेन का खुद का मास है। सो कैपिटल M is a mass of the pen and hence कैपिटल mg is a weight of the pen which is equals to tension in the string. So right now the string is under the tension and that tension is equals to capital mg, बराबर। now see, अब जरा ध्यान से बच्चों देखिएगा, है ना, बड़े ध्यान से। ओके, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने ऑन की है, और जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने ऑन की है ये ट्यूनिंग फॉर्क ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है। बच्चों देखो प्रोंग कैसे वाइब्रेट कर रहा है। दिस प्रोंग इज वाइब्रेटिंग लाइक दिस, whereas the energy in the string is propagating like this.
So vibration of tuning fork is perpendicular to the direction of propagation of wave or energy. याद आ रहा है अभी ये वर्ड? हाँ, तो ट्यूनिंग फॉर्क एनर्जी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इसीलिए वर्ड दिया गया है ट्रांसवर्स. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रांसवर्स. आपको समझ में आए इसीलिए ये ट्यूनिंग फॉर्क को इतना धीरे धीरे वाइब्रेट करवाया. रियलिटी में ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं वो इतना धीरे वाइब्रेट नहीं करता है, तो जबरदस्त एकदम 1000 2000 बार एक सेकंड में, उससे भी ज़्यादा वाइब्रेट करता है. तो सिर्फ दिखें, विजुअलाइज हो, समझ में आए, इसीलिए इतना धीरे धीरे वाइब्रेट करवाया है. अब जैसे जैसे इफ़ यू सी ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, वैसे वैसे जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग वो भी वाइब्रेट कर रही है, बट क्लियर लूप पैटर्न फॉर्म अभी तक नहीं हो रही है. इसमें आपको एकदम क्लियर लूप पैटर्न देखने मिलेगी जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कॉलेज में. तब अभी फिलहाल तो नहीं देखने मिल रही है. क्यों नहीं देखने मिल रही है? बिकॉज ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना, स्ट्रिंग की लेंथ वो इतनी सूटेबल नहीं है कि प्रॉपर लूप्स वगैरह फॉर्म हो सके. सूटेबल नहीं है का मतलब क्या हुआ सर? सूटेबल नहीं है का मतलब ये होता है कि मेरी बाउंड्री कंडीशन कहती है कि यहाँ पर नोड बनना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट करेगा, वो वेव सेटअप करेगा, वेव ऐसे जाएंगे. यहाँ पर पुली वाला जो एंड है, पुली वाला जो एंड, दैट इज़ लाइक अ रिजिड एंड, तो इधर बनना चाहिए नोड, राइट. तो ये वेव जाएगा, इधर टकराएगा, टकराने पे रिफ्लेक्ट होगा. सो इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव will interfere and forms a stationary wave. तो स्ट्रिंग में stationary wave सेटअप होंगे. बाउंड्री कंडीशन इज at the two ends there is a formation of nodes, और बीच में बनने चाहिए एंटी नोड्स, बराबर. अब एंटी नोड भी आएंगे, बीच में नोड भी तो आ सकते हैं, बराबर. डिपेंड करता है ना कितना लूप बनेगा, टेंशन पे डिपेंड करता है. ये पॉइंट अभी समझाऊंगा मैं 5 मिनट में. तो कोई भी दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो λ/2 का होता है. कितना होता है? λ/2. सो दिस विल बी λ/2, दिस विल बी λ/2, दिस विल बी λ/2 एंड दिस विल बी λ/2. सारे λ/2 को ऐड करते जाएंगे तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिलेगा. सो आई कैन से दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, बराबर. अब जब तक अपनी स्ट्रिंग की लेंथ λ/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होगी, तब तक हमें क्लियर स्टेशनरी वेव्स, क्लियर लूप पैटर्न देखने को नहीं मिल सकता है. सो दैट इज अ मीनिंग कि लेंथ जो है वो सूटेबल लेंथ होनी चाहिए स्टेशनरी वेव सेटअप करने के लिए. तो कैसे हम इसको सूटेबल बनाएंगे? ट्यूनिंग फॉर्क तो हमारा फिक्स है, उसको तो चेंज नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, ये जो वाइब्रेटिंग लेंथ है, वाइब्रेटिंग लेंथ मतलब इधर से लेकर के इधर तक का डिस्टेंस, वो वाइब्रेटिंग लेंथ को चेंज करेंगे. कैसे चेंज करेंगे? तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क का पूरा जो सेटअप होता है वो मूवेबल होता है. मूवेबल मतलब उसको धक्का मारेंगे तो आगे, पीछे धक्का मारेंगे तो पीछे, बराबर. तो अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे ही क्लिक करूंगा सेटअप मूव होने वाला है. सी नाउ, एंड इट इज मूविंग. स्टॉप. कहां पे स्टॉप? जहां पर आपको क्लियर लूप पैटर्न देखने मिलेगा. आप जब ये लैब में परफॉर्म करेंगे ना एक्सपेरिमेंट, तो स्ट्रिंग तो एकदम जबरदस्त हैवीली वाइब्रेट करने वाला है, तो आपको क्लियर लूप बनते हुए दिखेंगे. यहां पर मैंने उसको इतना हैवीली वाइब्रेट नहीं करवाया है, बराबर. सो इस तरह से लूप बनते हुए आपको नजर आएंगे, और जैसे ही क्लियर लूप बनते हुए नजर आए, उधर उसको रुका देने का, इधर रुका दिया. ठीक है. अब गिन लेते हैं जरा कितने लूप्स बन रहे हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7. ध्यान से देखना कैसे मैंने 7 लूप लिखे हैं, बराबर. सो 7 लूप्स इज बीइंग क्रिएटेड. एंड यहां से ट्यूनिंग फॉर्क के ये एंड से पुली तक का जो लेंथ है, दैट इज योर वाइब्रेटिंग लेंथ, जिसको यहां पर मैंने स्मॉल l ऐसा सिंबल दिया है, बराबर. नाउ
अब यहाँ से हम पेन में थोड़ा वेट डालने वाले हैं। अब जैसे ही पेन में वेट डालेंगे, ध्यान से लूप को देखना है ना, हाथ को मत देखना, हाथ तो एनिमेट होके नीचे नीचे आएगा, वो वेट पेन में जाएंगे। आपको इधर लूप में देखना है, लूप में क्या फर्क पड़ेगा, बराबर। लूप को देखिए, लूप को, बराबर। ये हाथ नीचे गया, वेट आए, एंड सी, ओके, 6 लूप्स आर गेटिंग क्रिएटेड नाउ। अरे बट सर, पेन में मास डाला तो लूप कम क्यों हो गए सर? कैसे ये जादू हो रहा है? आप रीज़न तो बताइए। बच्चों, मैंने कहा है आपको 5 मिनट दीजिए, अभी तक 5 मिनट हुए नहीं हैं मेरे, राइट? वेट फॉर सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू how the tension changes number of loops. This was just an animated visualization कि when you add up mass in the pen, when you increase the tension, the number of loop will decrease. पहले सिर्फ empty pen था तो कैपिटल mg was the tension, अब उसमें हमने कुछ स्मॉल m जितना मास ऐड किया है तो अब टेंशन हो गया है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। टेंशन बढ़ गया है, नंबर ऑफ लूप्स कम हो गए हैं। कैसे हो रहा है अभी बताता हूं थोड़ी देर में आपको मैं, बराबर। सो दिस इज द वन मोड of a Maldives experiment. The name is a transverse mode position. और ये हो गया आपका स्टैटिक डायग्राम, मतलब बुक में आपको इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा, बराबर। और एग्जाम में भी इस तरह का डायग्राम दिखाई दे सकता है। और ये जो लूप है, सॉरी, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग की जगह पर ऐसे सवाल में लूप दिए रहेंगे, ऐसे, बराबर। और लूप जब प्रोंग वाइब्रेट करेंगे तब लूप बनते हैं, इसका मतलब ये होता है, बराबर। अब ट्रांसवर्स पोजीशन में हम जानते हैं कैपिटल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एन। कैपिटल एन is a frequency of vibration of tuning fork. Small n is a frequency of vibration of stretched string. Small n की जगह पर I can write P by 2L under root of T by M. Maldives experiment is also based on vibration of stretched string. So this is the equation, P by 2L under root of T by M. What is P? It is number of loops. What is L? It is vibrating length. Vibrating length का मतलब होता है प्रोंग से लेकर के पुली तक की जो स्ट्रिंग की लेंथ है उतना, प्रोंग से पुली तक का, पुली के सेंटर के तक, टू बी मोर प्रिसाइज, सेंटर के तक, है ना। दैट इज अ वाइब्रेटिंग लेंथ. T इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड M इज अ लीनियर मास डेंसिटी, बराबर. अब अपने ये एक्सपेरिमेंट करने का एम था टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक. क्या हमें अननोन फ्रीक्वेंसी मिलेगी क्या? P इज अ नंबर ऑफ लूप्स. क्या नंबर ऑफ लूप्स दिखती है? अरे हाँ, क्लियरली दिखेगी इसमें तो, एकदम क्लियरली, बराबर. और क्लियरली नंबर ऑफ लूप्स देखने के लिए ही हाई फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉक मेल्डिस एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाते हैं. सोनोमीटर में लूप नहीं दिखती है, इसीलिए जो वेज होता है, वेज उसको दूर दूर रखा रहता है, और जैसे जैसे वेज नज़दीक लाएंगे तो फर्स्ट मोड में ही उसको वाइब्रेट करवाते हैं, तो नंबर ऑफ लूप्स 1 ही होती है मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप में. सोनोमीटर की बात कर रहा हूँ. और वो पेपर राइडर की मदद से समझ में आता है कि भाई यहाँ पर रेजोनेंस हुआ, यहाँ पर तो नंबर ऑफ लूप्स क्लियरली आपको दिखेंगे. व्हाट इज एल? एल इज अ वाइब्रेटिंग लेंथ. स्केल के मदद से ये वाइब्रेटिंग लेंथ हम मेजर कर सकते हैं. ये पूरा सेटअप भी टेबल पे माउंटेड रहता है, और टेबल पे आप स्केल के मदद से वो स्ट्रिंग का लेंथ मेजर कर सकते हैं. व्हाट इज टी? टी इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग. ऑब्वियसली टेंशन तो हम देख ही लेंगे ना, वेदर इधर कैपिटल एम जी नहीं आएगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे, बराबर. यहाँ पर आएगा टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ऐसा, बराबर. कैपिटल एम इज अ मास ऑफ द पेन, स्मॉल m इज अ मास एडेड इन द पेन. सवाल में अगर ऐसा बोला रहेगा पेन इज अ मासलेस, पेन इज अ वेटलेस, तो कैपिटल M को 0 लेने का, बराबर, ऐसा.
एंड यहां पर इक्वेशन में जो स्मॉल m है इट इज अ लीनियर मास डेंसिटी. सो नंबर ऑफ लूप्स हम देख सकते हैं, L मेजर कर सकते हैं, T मेजर कर सकते हैं, स्मॉल m मेजर कर सकते हैं. सब सब्सटीट्यूट करेंगे तो स्मॉल n मिलेगा जो कैपिटल N के बराबर है, और कैपिटल N ही तो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क. तो जो हमें नहीं पता था वो एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन की मदद से हमें मिल गया. एंड दैट इज द एम ऑफ द मेल्डीज एक्सपेरिमेंट सेटअप इन अ ट्रांसवर्स मोड. नाउ अब लॉन्जिट्यूडिनल मोड की बात कर लेते हैं. What is the meaning of longitudinal? This is a tuning fork. This is the electrical circuit which will excite the tuning fork, which will vibrate the tuning fork. The string is connected, passing over the pulley, and the pen is attached with the string. Now, see this. The prongs of the tuning fork is vibrating in this direction. ऐसे ऐसे vibrate कर रहा है ना, ऐसे ऐसे आगे पीछे. And the energy is also getting propagated like this. So the direction of vibration of tuning fork is parallel, is in the same direction of propagation of energy. पैरेलल, सेम डायरेक्शन, उसको कहा जाता है लॉन्जिट्यूडिनल. सो परपेंडिकुलर म्हणजे ट्रांसवर्स, पैरेलल म्हणजे लॉन्जिट्यूडिनल, एंड दैट इज अ मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द पोजीशन, ट्रांसवर्स वर्सेस लॉन्जिट्यूडिनल. अब सो द ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग, because of that the string is also vibrating. Right now the length of the string is not integral multiple of lambda by 2, and hence no clear loop formation is taking place. Wave यहाँ से ऐसे जा रहा है, इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, स्टेशनरी वेव बनना चाहिए, बट लेंथ जो है उसका क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से क्लियर लूप पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है. बराबर, यू कैन से पार्शियल स्टेशनरी वेव काइंड ऑफ फॉर्म होता रहेगा. बराबर. नाउ सी, लेट्स नॉट गो इनटू द मीनिंग ऑफ द वर्ड पार्शियल स्टेशनरी वेव, दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस. बट अब जैसे ही हम इसकी लेंथ चेंज करेंगे ना, ये स्ट्रिंग की लेंथ चेंज करेंगे, तो सी अब कैसे लेंथ चेंज करेंगे, जैसा अभी हमने ट्रांसवर्स पोजीशन में देखा. ये पूरे सेटअप को राइट में मूव करेंगे. ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखो. ओके. जैसे ही एक एप्रोप्रिएट लेंथ पे पहुंचेंगे, एक सूटेबल लेंथ पे पहुंचेंगे, क्लियर लूप पैटर्न आपको देखने मिलेगा, उधर रुक जाने का है. और जैसे ही हम रुके, हमें 4 लूप फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं. आपको समझ में आए, इसीलिए इसको बड़ा धीरे धीरे वाइब्रेट करवाया है. रियलिटी में पूरा ये स्ट्रिंग जो है ना, इतना फटाफट वाइब्रेट करता है ना कि आपको पूरा ऐसा क्लियर लूप बनता हुआ दिखता है. ऐसा क्लियर लूप ऐसे सेंस होती है, क्लियर, एकदम क्लियर. बराबर, बिकॉज स्ट्रिंग इतना फटाफट वाइब्रेट करता है कि हमारी आई साइट, हमारी जो आंखें हैं, वो लूप के जो पोजीशंस रहेंगे उसके इमेज को कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रिटेन करते हैं. तो स्ट्रिंग के पोजीशन इतने फटाफट चेंज होते हैं कि वो इमेजेस रिटेन होने की वजह से हमें तो ऐसा ही सेंस होता है कि पूरी लूप बन रही है. सो 4 लूप्स विल बी गेटिंग क्रिएटेड. 4 लूप्स. बराबर, 1 2 3 4. अब एक बात तो क्लियर हो गई कि ट्रांसवर्स पोजीशन के कंपैरिजन में लॉन्जिट्यूडिनल में लूप्स कम बनती हैं. अब यहां से आया अपना हाथ. अब वेट ऐड करेंगे. आपको इधर ध्यान नहीं देना है, ये तो कुछ नहीं. हाथ ऐसे नीचे आएगा, इसमें वेट रख देंगे, दैट्स इट, है ना. आपको फोकस इधर करना है, इधर. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. बराबर. फोकस ऑन द लूप्स, फोकस ऑन द स्ट्रिंग. लेट्स सी द डिफरेंस. ओके.
जैसे ही हमने मास ऐड किया 4 की 3 लूप बन गई। सर कैसे? अरे बच्चों बस समय बहुत ही नजदीक आ गया है, इसको बस अभी बहुत जल्द हम समझने वाले हैं। बट वन थिंग इज अगेन वेरी मच क्लियर दैट एज द टेंशन चेंजेस, मास ऐड किया मतलब स्ट्रिंग में टेंशन चेंज हुआ, एज द टेंशन चेंजेस द नंबर ऑफ लूप्स विल चेंज, राइट। नाउ सो आपको बुक में डायग्राम इस तरह से नजर आएगा, एग्जाम में डायग्राम इस तरह से नजर आएगा। ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग उसकी जगह पर ऐसे आपको लूप्स दिए रहेंगे, बराबर। हमने समझने के लिए 3 लूप लिए थे, वो कितने भी हो सकते हैं, 6 लूप भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो, है ना। अच्छा, और इधर इधर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इज टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, बराबर। स्ट्रिंग में पेन में हमने मास डाल दिया ना इसके लिए, बराबर। नाउ इन लॉन्जिट्यूडिनल पोजिशन कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 2n, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज 2 times द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्मॉल एन की जगह पर आई कैन सब्सटीट्यूट p बाई 2l अंडर रूट ऑफ t बाई m। ये 2 और ये 2 विल बी गेटिंग कैंसल्ड, सो कैपिटल N इज इक्वल्स टू 2n इज इक्वल्स टू p बाई l अंडर रूट ऑफ t बाई m। So this is the equation of a longitudinal position। बराबर से बच्चों ध्यान रहे, longitudinal में p by l है, ट्रांसवर्स में p by 2l होता है। बाकी के टर्म्स के मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। p is a number of loops, l is a vibrating length, t is a tension in the string, m is a linear mass density. This is the longitudinal position, ठीक है। That's it। अब काफ़ी समय से जो आप इंतज़ार कर रहे थे उसकी घड़ी आ चुकी है। कोई भी एक पोजीशन का रिजल्ट ले लेते हैं। लेट्स से आई एम राइटिंग n इज इक्वल्स टू p बाई 2l अंडर रूट ऑफ t बाई m, ठीक है। ट्रांसवर्स का रिजल्ट लिया है मैंने यहाँ पे। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, सो आई विल बी गेटिंग n स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इंटू t बाई m, बराबर। नाउ सी बच्चों ध्यान से देखिए, जब हम मूव करते हैं ना, मूव, ओके, जब हम वो ट्यूनिंग फॉर्क को मूव करते हुए आते हैं, जब क्लियर लूप फॉर्मेशन बनती हुई दिखती है उधर रुक जाते हैं। अब एक बार रुक गए तो स्ट्रिंग का वाइब्रेट करने का फ्रीक्वेंसी कुछ तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। n इज अ कांस्टेंट, 4 इज अ कांस्टेंट, l इज अ वाइब्रेटिंग लेंथ। हम रुक गए हैं तो रुक गए हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क से लेके पुली तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो भी फिक्स हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। l इज अ कांस्टेंट, m इज अ लीनियर मास डेंसिटी, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। So n square, 4, l square, m, everything is a constant. So I can write Tp square is equals to constant. है ना, Tp square is equals to constant. ये बच गया ना, ये t बच गया, ये p square बच गया, बाकी सब तो constant है, ये सब constant है ना, एक particular position पे ये सब constant है। So Tp square is a constant. What is t? Tension. What is P? Number of loops. Tp square constant का मतलब है T is inversely proportional to P square. खत्म। And from this equation it is very much clear that as tension increases, number of loop decreases. तो animated visualization याद करो, एक नंबर visualization। जब केवल पेन था तब 7 लूप बनाए थे, जैसे ही पेन में वेट डाला टेंशन बढ़ाया, नंबर ऑफ लूप हो गए 6। लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन याद करिए, एम्प्टी पेन में 4 लूप थे, पेन में जैसे ही मास डाला 3 लूप बन गए। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिजल्ट, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेन टेंशन इंक्रीजेस नंबर ऑफ लूप डिक्रीजेस, सो टेंशन डिटरमाइंस नंबर ऑफ लूप्स, right?
दिस इज द आंसर। और ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में इसी के बेसिस पे सवाल आते हैं। T1 P1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2 P2 स्क्वायर। T1 is the initial tension, P1 is the initial number of loops, T2 is the final tension, P2 is the final number of loops, TP square remains constant। बराबर। कुछ बच्चे इसको ऐसा भी याद रखना पसंद करते हैं, टप्पू स्क्वायर रिमेन्स कांस्टेंट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला टप्पू, राइट। सो टप्पू स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, मतलब T इज अ टेंशन एंड P इज द नंबर ऑफ लूप्स। ओके, नाउ so the third and the final experiment of the day, resonance tube experiment. Now, how is the experimental setup? So by the way, sonometer and a Maldi's experiment is based on vibration of stretched string, whereas the resonance tube experiment is based on vibration of air column. How is the setup? What is the aim? So aim is to find the speed of sound in air. So we have a cylindrical glass vessel filled with the water. ग्लास वेसल भी हो सकता है या कोई दूसरा भी मटेरियल का वेसल हो सकता है, डिपेंड कि आपके लैब में किस तरह का सेटअप अवेलेबल है। हियर वी हैव ए ट्यूनिंग फॉर्क जिसको रबर पैड पे स्ट्राइक करके हॉरिजॉन्टली ग्लास जार के ऊपर रखने का है, हॉरिजॉन्टली। द ट्यूनिंग फॉर्क इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ हियर वी हैव a open pipe. Can you see this open pipe? Open pipe, which is almost dipped in the water. थोड़ा सा ही पोर्शन पानी के ऊपर है, बराबर, थोड़ा, बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन पानी के ऊपर रखना है इनिशियली, बराबर। नाउ सी, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट करेगा, वेव सेटअप करेगा, वो वेव ये पाइप के अंदर जाएंगे। अब यहां पर पानी का लेवल होने की वजह से, भले ये पाइप यहां से ओपन दिख रहा है, बट इधर पानी का लेवल होने की वजह से पाइप का एक एंड क्लोज बन गया। समझ में आ रही है ये बात? बराबर। सो वाटर लेवल विल क्लोज वन एंड, वेयर एज द सेकेंड एंड, दिस एंड इज ओपन। सो भले पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स वाला था, बट पानी में डुबाने की वजह से इट बिकम्स क्लोज्ड एट वन एंड, बराबर। नाउ सी व्हाट विल हैपन। सो ट्यूनिंग फॉर्क विल सेंड द लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन द पाइप। वो वेव ये वाटर सरफेस से टकराएंगे, डेंसर मीडियम से टकराएंगे, वहां से रिफ्लेक्ट होएंगे। क्या होंगे? रिफ्लेक्ट। सो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव विल इंटरफियर एंड फॉर्म्स ए स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या कहती हैं? बाउंड्री कंडीशन कहती हैं क्लोज्ड एंड पे नोड बनना चाहिए एंड ओपन एंड पे एंटी नोड बनना चाहिए। बट प्रॉब्लम इस बात की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सर हमें समझेगा कैसे वो स्टेशनरी वेव बना, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हम भेज रहे हैं पाइप में, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कुछ एक वेवलेंथ आएगा, है ना। अब प्रॉपर स्टेशनरी वेव कब बनेगा? प्रॉपर स्टेशनरी वेव तब बनेगा जब वो वेवलेंथ λ/4 के बराबर होएगा। सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। प्रॉपर वेवलेंथ कब बनेगा? जब वेवलेंथ, प्रॉपर स्टेशनरी वेव कब बनेगा? जब वेवलेंथ λ/4 के बराबर। कुछ समझा नहीं सर।
देखो v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू v बाई एन. v इज अ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विच इज कॉन्स्टेंट, बराबर, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, तो v विल रिमेन कॉन्स्टेंट. n इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, कौन सी फ्रीक्वेंसी, तो ट्यूनिंग फॉर्क जो फ्रीक्वेंसी का वेव प्रोड्यूस करेगा वही फ्रीक्वेंसी पे ये सारे एयर मॉलिक्यूल जो रहेंगे, हवा के एयर मॉलिक्यूल्स, हवा के पार्टिकल, वो वाइब्रेट करेंगे. सो n इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ एयर मॉलिक्यूल विच इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क. v इज अ कांस्टेंट, n इज अ कांस्टेंट. एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे तो n उसका कांस्टेंट रहेगा, तो लैम्बडा विल रिमेन कांस्टेंट, है ना. लैम्बडा कांस्टेंट आ गया. अब यहां पर बनता है नोड, ओपन एंड पे बनता है एंटी नोड. नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाई 4. सो जब लेंथ ऑफ द पाइप लैम्बडा बाई 4 के इक्वल होएगा, तब प्रॉपरली स्टेशनरी वेव फॉर्म होएगा. अरे सर, हमें तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी पता है बट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो पता नहीं है, वही तो फाइंड कर रहे हैं. और लॉन्जिट्यूडिनल वेव जैसे स्ट्रिंग में कैसा वाइब्रेट होता है तो दिखता है भाई, लूप बना. लॉन्जिट्यूडिनल तो दिखते तो है नहीं ना सर, तो समझ में कैसे आएगा, समझ में देखो कैसे आएगा. अभी मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवाता हूँ, कुछ सुनाता हूँ. देखो अब ध्यान से देखना, क्लिक करूँगा ना तो ये जो पाइप है ना, ये पाइप को अपन ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या होएगा, जैसे जैसे पाइप ऊपर जाएगा वैसे वैसे पाइप की ये जो लेंथ है, वो लेंथ बढ़ती जाएगी. तो क्या होएगा, सुनो ध्यान से, सुनाता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं. ध्यान से देखना, पाइप को देखिएगा, पाइप को. यस, आया मजा. सी व्हाट हैपेंड, जैसे जैसे पाइप को मैंने ऊपर शिफ्ट किया वैसे वैसे ये पाइप की वाइब्रेट करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, क्लोज पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दिस V/4L. जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होएगी. फ्रीक्वेंसी कम होते होते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जब natural frequency of vibration of closed pipe becomes equal to the frequency of vibration of tuning fork, और तब होएगा रेजोनेंस. क्या होएगा बेटा, तब रेजोनेंस होएगा. और जब रेजोनेंस होएगा तब आपको जो एयर मॉलिक्यूल है ना पाइप के अंदर के, वो हैवीली ऑसिलेट करने लगेंगे रेजोनेंस के वक्त. और वो हैवीली ऑसिलेट करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होएगा, और साउंड हमें सुनाई देगा. देखो वापस से सुनाता हूं, देखना. तो जैसे ही साउंड सुनाई दिया, दैट मीन्स देयर इज अ रेजोनेंस, दैट मीन्स देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर स्टेशनरी वेव इन ए क्लोज्ड पाइप. साउंड सुनाई दिया, उधर रुक जाने का, रुक गए इधर. समझ में आई बात, बराबर. सो रेजोनेंस साउंड की वजह से हमें समझ में आता है. सोनोमीटर में पेपर राइडर उड़ता है तब समझ में आता है. रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में साउंड सुनाई देता है तब हमें समझ में आता है कि रेजोनेंस हुआ है. तब रुकने का, और अब रुक के क्या करेंगे, तो आपको समझाने के लिए डायग्राम में बनाता हूं. ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ रहेगा, इधर एंटी नोड, इधर नोड. कैन यू सी दिस नोड, बराबर. नाउ दिस इज अ लेंथ ऑफ द पाइप, और हम भली भांति जानते हैं कि एंटी नोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे फॉर्म नहीं होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर फॉर्म होता है, थोड़ा सा ऊपर, और थोड़े से ऊपर को ही एंड करेक्शन कहा जाता है. सो दिस इज द एंड करेक्शन. सो लेंथ ऑफ द पाइप मतलब इतना पाइप, इतना पानी के लेवल के ऊपर से ओपन एंड तक का लेंथ ऑफ द पाइप प्लस एंड करेक्शन स्मॉल l प्लस
small e is equals to capital L, and that capital L will be equal to lambda by 4. नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस इज लैम्बडा बाय 4, बराबर. सो small l is the length of the tube, e is the end direction, capital L is a small l plus e which is the length of air column, बराबर, length of air column. Now L, capital L is equals to lambda by 4. So lambda is equals to 4 capital L, which can also be written as 4 L plus small e, and small e होता है 0.3d. d is the inner diameter of the loop. So V is equals to n lambda. That means लैम्बडा की जगह पर ये वाला इक्वेशन मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया. सो आई विल बी गेटिंग V इज इक्वल्स टू 4n L प्लस 0.3d. दिस इज द इक्वेशन, बराबर. नाउ अगर हमें ये इक्वेशन में सारी चीज़ें पता रहेगी, सब्सटीट्यूट करेंगे तो V मिलेगा. n is a frequency of tuning fork, L is the length of air column, 0.3d में small d is a inner diameter of the pipe. सब कुछ हम मेजर कर सकते हैं, सब कुछ मेजर करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे तो V मिल जाएगा. V is nothing but a speed of sound in air, बराबर. अब यही एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. एक फॉर्मूला तो ये बन गया, बट ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर हमें एंड करेक्शन को एलिमिनेट करना रहेगा तो कैसे करेंगे वो समझना है, बराबर. हाउ टू एलिमिनेट द एंड करेक्शन, इसके लिए यहां पर अलग से मैंने काम किया है. सो ये हो गया अपना डायग्राम, बराबर. सिर्फ नीचे पानी वानी रहेगा वो सब नहीं बताया है मैंने, बराबर. जिसमें यहाँ पर एक एंटी नोड बनती है, एक नोड बनती है, बराबर. एंड दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल एल सिंबल दिया था, उसको मैंने चेंज करके L1 सिंबल दिया है. दिस इज E एंड करेक्शन, दिस इज अ लैम्बडा बाई 4, बराबर. नाउ सी, अब अगर मैं ट्यूब को और ऊपर 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 लेते आऊं, कितना ऊपर, तो ये जो लेंथ मिला है, लेंथ उससे 3 गुना और ऊपर लेके ना, 3 गुना. मतलब अगर ये पहला लेंथ आपको मिला है 20 सेंटीमीटर तो अंदाजे से ऊपर जाना है 60 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स. सर 3 टाइम्स में ऐसा तो क्या हो जाएगा? अरे बच्चों, लेंथ अगर 3 टाइम्स ऊपर लेंगे ना तो पाइप अपने थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट करना शुरू करेगा. जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो क्लोज्ड पाइप में अगर आपको याद हो तो पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है फंडामेंटल. फंडामेंटल के बाद अगला जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है विच इज अ थर्ड हार्मोनिक, 3n. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम. प्रॉपर स्टेशनरी वेव ये वाली पोजीशन पे बनेंगे, जिसमें 2 नोड बनते हैं और 2 एंटी नोड बनते हैं. नोड नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2, नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 4. सो लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 4 विल गिव अस 3 लैम्बडा बाई 4. सो दैट इज द रीजन आई सेड दिस इज अ लैम्बडा बाई 4, दिस इज अ 3 लैम्बडा बाई 4. मतलब पहली बार आपको जहां पर लाउड साउंड सुनाई देगा उधर रुकने का, रीडिंग लेने का, फिर लेंथ को 3 गुना बढ़ाने का, 3 लैम्बडा बाई 4. 3 गुना लेंथ बढ़ाएंगे, वापस से आपको एक साउंड सुनाई देगा, बट दैट विल बी लाइक अ फेंट साउंड, नॉट वेरी शार्प. जैसा हमने सुना था इतना शार्प नहीं होगा, बट साउंड जरूर सुनाई देगा, बिकॉज नाउ द पाइप इज अगेन वाइब्रेटिंग इन इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बराबर. n, 3n, 5n, 7n ये पाइप के नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अपने खुद के बराबर वाइब्रेट करने के फ्रीक्वेंसी है. तो यहां पर लाउड साउंड सुनाई दिया, यहां पर वापस से साउंड आएगा बट थोड़ा सा फेंट रहेगा. तो जैसे ही साउंड आए उधर रुक जाने का, रुक गए. L2 प्लस E
will be equal to 3 lambda by 4, right? So this will be first resonance, this will be called as a second resonance. पहली बार साउंड सुनाई देना उसको पहला रेजोनेंस नाम दिया गया है, दूसरी बार साउंड सुनाई देना उसको सेकेंड रेजोनेंस ऐसा नाम दिया गया है, बराबर। तो फर्स्ट रेजोनेंस में L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 4, सेकेंड रेजोनेंस में L2 प्लस ई इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाई 4, बराबर। नाउ हमें एंड करेक्शन को एलिमिनेट करना है, स्मॉल ई को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूं। L2 प्लस ई माइनस L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4 विल गिव अस लैम्बडा बाई 2, बराबर। 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4 विल गिव अस लैम्बडा बाई 2, मेक सेंस, बराबर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो L2 माइनस L1 plus e minus e will be getting cancelled is equals to lambda by 2. So lambda is equals to 2 L2 minus L1. V is equals to n lambda. So V is equals to 2n L2 minus L1. This is the result. lambda की जगह पर ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट किया है. What is n? Frequency of tuning fork. What is L2? Second resonating length. What is L1? First resonating length. What is the meaning of resonating length? Resonating length मतलब जहां साउंड सुनाई दिया वो लेंथ, बराबर। सो रेजोनेटिंग लेंथ काफी बार आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन में दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा वर्ड आपको दिखाई देता है यूनिसन, बराबर। क्या वर्ड दिखाई देता है? यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है सेम। यूनिसन मतलब सेम, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क इज इन यूनिसन विद अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज इन यूनिसन विद अ ट्यूनिंग फॉर्क। मतलब स्ट्रिंग का वाइब्रेट करने का फ्रीक्वेंसी एंड ट्यूनिंग फॉर्क का वाइब्रेट करने का फ्रीक्वेंसी सेम है, उसको बोला जाता है यूनिसन। तो इस तरह के वर्ड जरा ध्यान रखिएगा। रेजोनेटिंग लेंथ, व्हाट इज द मीनिंग, समझाया। यूनिसन, व्हाट इज द मीनिंग, समझाया। तो अगर आप देखें ये इक्वेशन में हम एंड करेक्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ये भी इक्वेशन याद रखेंगे। V इज इक्वल्स टू 2n L2 माइनस L1। व्हाट इज L2? सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ। व्हाट इज L1? फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। अब अगर सर हमें एंड करेक्शन फाइंड करना रहेगा तो मिलेगा क्या? यस, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से आप एंड करेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। सेम डायग्राम यहां पर मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं, नो चेंज। इक्वेशन सेम लिखा है यहां पर, L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 4, L2 प्लस ई इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाई 4, नो चेंज। नाउ हाउ टू फाइंड द एंड करेक्शन? सी, देखो ध्यान से, ये इक्वेशन में मैं पहले लैम्बडा फाइंड कर लेता हूं। सो आई विल बी गेटिंग लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स L1 प्लस ई। अब ये लैम्बडा का वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूं। सो इक्वेशन बिकम्स L2 प्लस ई इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू लैम्बडा की जगह पे 4 L1 प्लस ई, नीचे ऊपर 4 विल बी गेटिंग कैंसल्ड। सो L2 प्लस ई इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स L1 प्लस 3 टाइम्स ई। ठीक है, अब ये e को राइट में ले लो, 3L1 को लेफ्ट में ले लो। सो आई विल बी गेटिंग L2 माइनस 3L1 इज इक्वल्स टू 2e, 2 नीचे ले लो। सो e इज इक्वल्स टू L2 माइनस 3L1 बाई 2। L1 is a first resonating length, L2 is a second resonating length, and this is the equation to find end correction using a resonance tube experiment. L1 मतलब लेंथ जब पहली बार साउंड सुनाई देगा, L2 मतलब लेंथ जब दूसरी बार साउंड सुनाई देगा। दोनों हम स्केल की मदद से मेजर कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे तो E मिलेगा। E is the end correction and that's it for the today's session. Thank you very much.